सभी को नमस्कार। मेरा नाम एशली है और मैं एक छोटा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और हम इसे व्यक्तिगत स्तर पर कैसे सुधार सकते हैं। यदि पृथ्वी का वातावरण नहीं होता है तो वैश्विक औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस के विपरीत 18 डिग्री सेल्सियस होगा, जो हमारे वायुमंडल के कारण है। इसलिए हम आसानी से वायुमंडल के महत्व का अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन वातावरण हमें मनुष्यों को इस परिवेश के तापमान को प्राप्त करने में कैसे मदद करता है। जैसा कि हम इस आरेख में देख सकते हैं कि पृथ्वी को सूर्य से यूवी प्रकाश और इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। आने वाले विकिरण का लगभग 26% अंतरिक्ष में परिलक्षित होता है, 20% वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है और शेष ऊर्जा पृथ्वी की सतह में अवशोषित होती है और बदले में पृथ्वी बाहर की ओर इंफ्रारेड रेडिएट करती है, जो फिर से वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है और चक्र जारी है। इसे ग्रीनहाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अब सवाल आता है कि वायुमंडल में ऐसे कौन से गैसें हैं जो इन निवर्तमान इंफ्रारेड रेडिएशंस को अवशोषित करते हैं। ये गैसें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि हैं। इन गैसों को ग्रीनहाउस गैस के रूप में जाना जाता है। ग्रीनहाउस गैस का महत्व न केवल पृथ्वी के वायुमंडल में उनकी प्रचुरता पर निर्भर करता है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि गैस ऊर्जा की विशिष्ट वेवलेंथ को कितना अवशोषित कर सकती है। जैसा कि हम इस आंकड़े में देख सकते हैं, सूरज की हानिकारक यूवी वेवलेंथ ओजोन द्वारा दृढ़ता से अवशोषित होती है और हम यह भी देख सकते हैं कि खेलने के दौरान कई गैसें हैं। सौर गतिविधि जैसे गैसों के अलावा कई अन्य कारक हैं जिन पर पूरी तस्वीर हासिल करने के लिए विचार करने और ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पिछले 8 लाख वर्षों से 170 ppm से 280 ppm तक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में प्राकृतिक भिन्नता है, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद दर इतनी तेजी से बढ़ रही है और वर्तमान में स्तर लगभग 415 ppm है। जलवायु मॉडल पर आधुनिक सिमुलेशन का अनुमान है कि इस सदी की अंतिम तिमाही तक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता 700 ppm तक पहुंच जाएगी। आपको यह समझाने के लिए कि स्थिति कितनी गंभीर है, आधुनिक सिमुलेशन ने भविष्यवाणी की है कि हिम युग में औसत वैश्विक तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस था और अभी हम जानते हैं कि औसत वैश्विक तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। 5 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन हुआ है और अब अगर आगे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी तो यह एक आपदा होगी। स्थिति और अधिक खराब हो जाती है क्योंकि हमारी जलवायु प्रणाली एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश का अनुसरण करती है और यह भविष्य की जलवायु स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहली मात्रा में वृद्धि दूसरी मात्रा को और बढ़ाती है, जो बदले में फिर से पहली मात्रा बढ़ाती है और लूप जारी रहता है। इस आंकड़े में हम देख सकते हैं कि अगर हम उदास हैं तो हम रोते हैं और रोने से हम और अधिक उदास हो जाते हैं और इस तरह हम इस कभी न खत्म होने वाले पाश में फंस जाते हैं। और दुख की बात है कि हमारी जलवायु प्रणाली भी इस सकारात्मक प्रतिक्रिया पाश का अनुसरण करती है। इस प्रकार की सकारात्मक प्रक्रिया पाश वन अग्नि प्रतिक्रिया है। तापमान में वृद्धि के कारण जंगल की आग होती है, जो वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है और अब जैसे ही वन कवर कम होता है, बारिश कम हो जाएगी। बदले में ये दोनों कारक एक सकारात्मक प्रतिक्रिया लूप बनाते हुए तापमान को और बढ़ा देंगे। हमें चर्चा की है कि वैश्विक तापमान कैसे बढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हम पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मौसम की मिजाज में बदलाव, बदलते वर्षा का पैटर्न जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो पंजाब में कृषि के लिए एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि कटाई के समय बारिश होती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है। गर्म तरंगे गर्मी की तीव्र स्थिति के कारण पंजाब में कपास और कई अन्य फसलों जैसे गेहूं की फसल जल जाती है। भूजल में गिरावट की दर, सूखे के कारण भूजल स्तर पहले से कहीं अधिक तेजी से घट रहा है। पंजाब में 3/4 से अधिक खेती योग्य भूमि को ट्यूबवेल द्वारा सिंचित किया जा रहा है और बाकी नहरों और बारिश पर निर्भर करता है, जिसके कारण हम जमीन से अधिक पानी खींच रहे हैं क्योंकि यह बारिश से रिचार्ज हो रहा है। इसलिए जो स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या हमारे पास अभी भी समय है?
क्या समाधान आर्थिक रूप से संभव है? काफी सौभाग्य से इन दोनों सवालों का जवाब सकारात्मक है। ग्रीनहाउस गैस एमिशन को कम करने के बारे में चर्चा करने के लिए नीति निर्माताओं द्वारा कई वैश्विक बैठकें की जा रही हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ चर्चा करूंगा कि स्थानीय स्तर पर क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हमें पेड़ लगाने की है, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और वर्षा लाने में मदद करते हैं। हमें और पैनलों जैसे नवीकरणीय स्रोतों पर स्विच करना चाहिए अब, क्योंकि सौर पैनल आर्थिक रूप से संभव हो रही हैं, इसलिए कोई कारण नहीं है कि हमें उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। हमें लागत कुशल एलईडी रोशनी के साथ तापदीप्त बल्बों को भी बदलना चाहिए। हर साल अक्टूबर में पंजाब में किसान फसल काटने के बाद अपने धान के खेतों से फसल अवशेषों को जलाते हैं, और जैसा कि हम हर साल खबरों में देखते हैं कि इससे निकलने वाला धुआं दिल्ली में जहरीले बादल पैदा करता है। अवशिष्ट फसल को जलाने के बजाय हमें खुशहाल बीजक नामक एक लागत प्रभावी मशीन का उपयोग करना चाहिए, जो कि एक ट्रैक्टर माउंटेड मशीन है जो चावल के भूसे को काटती है और ले जाती है, गेहूं बोती है और मिट्टी को समृद्ध करने के लिए बोए गए से क्षेत्र पर पुआल भी जमा करती है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है और हमें वह परिवर्तन होना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। धन्यवाद।